किसी भी कारण से अगर डिमांड सस्टेन नहीं करती है, लेकिन उस इंसान का आपने आईटीसी ब्लॉक कर रखा है, तो डेफिनेटली उसका बिजनेस तो बंद हो ही जाएगा। वो जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी है ना, वो हो रही है। हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीकोडिंग लीगल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल 86A, जो नोटिफिकेशन नंबर 75 ऑफ 2019 से आया है और जिसके अंडर जीएसटी ऑफिसर्स को ये डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है कि वो किसी टैक्सेबल पर्सन के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अवेलेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक कर सकते हैं। इस डिस्कशन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले, क्या ये रूल 86A एग्जीक्यूटिव की रूल मेकिंग की पावर के स्कोप में कवर्ड है? सेकेंडली, क्या ये रूल नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स की कंफर्मिटी में है? थर्डली, इस रूल के अंडर एक ऑफिसर को ये डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज करने का जुरिस्डिक्शन किस सिचुएशन में मिलेगा? और लास्टली, एक प्रॉपर ऑफिसर को जुरिस्डिक्शन मिल भी गया तो उसे कब और किस सिचुएशन में ये डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए? तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये रूल एग्जीक्यूटिव की रूल मेकिंग पावर के स्कोप में कवर्ड है या नहीं। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक करने की पावर एक रूल से आई है, मतलब ये पार्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ डिसीजंस लेने की फ्रीडम दे देते हैं, कुछ डे टू डे डिसीजंस लेने की, लेकिन वो इंपॉर्टेंट फैसले, इंपॉर्टेंट डिसीजंस अपने पास ही रिजर्व रखते हैं, वो बच्चों को डेलीगेट नहीं करते। साथ ही साथ जो पावर्स बच्चों को डेलीगेट की जाती है वो भी अनकंट्रोल्ड नहीं होती, बकायदा वहां पर प्रॉपर गाइडलाइंस होती है। हाँ, साइकिल जरूर चलाओ, लेकिन सिर्फ कॉलोनी के अंदर, रोड पे, हाईवे पे नहीं जाना। हाँ, आप बाहर जरूर रह सकते हो घर से, लेकिन सिर्फ रात के 8 बजे तक। सिमिलरली, लेजिस्लेचर भी डे टू डे अफेयर्स रन करने के लिए एग्जीक्यूटिव को रूल मेकिंग पावर डेलीगेट कर देता है, लेकिन लेजिस्लेचर कभी भी अपनी एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस को डेलीगेट नहीं कर सकता। तो ये जो रूल्स होते हैं, मतलब ये जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस है, ये अपने पेरेंट स्टैट्यूट के बियॉन्ड नहीं जा सकती और ना ही ये उसकी रूल मेकिंग पावर के स्कोप के बियॉन्ड जा सकते हैं। जैसे कि जीएसटी में ये स्कोप सेक्शन 164 में डिफाइन है, लेकिन इंटरेस्टिंगली रूल 86A इस स्कोप से बाहर है, वो रूल मेकिंग की पावर के स्कोप से बाहर है। ये रूल प्रॉपर ऑफिसर को डिस्क्रिशनरी पावर देता है कि वो आईटीसी ब्लॉक कर सकता है। ये आईटीसी क्या होता है? एक सप्लायर, ये एक टैक्स है जो एक सप्लायर रेसिपिएंट के बिहाफ पर पे करता है और रेसिपिएंट से वसूल कर लेता है। तो ये एक तरह से रेसिपिएंट के द्वारा पे किया हुआ
एक फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स है, उसका एसेट है जिसे वो अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करने में यूज करता है। तो इस आईटीसी को ब्लॉक करना मतलब आप उस इंडिविजुअल को अपनी प्रॉपर्टी यूज करने से रोक रहे हो, आप उसके फंडामेंटल राइट टू डू बिजनेस में भी इंटरफेयर कर रहे हो। और ऐसी पावर एक एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन है जिसे डेलीगेट नहीं किया जा सकता। तो ये रूल 86A डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के स्कोप के बियॉन्ड है, उससे बाहर है। रादर इंटरेस्टिंगली ये तो अपने पेरेंट स्टैट्यूट के सेक्शन 41, 42 और 43 के भी डायगोनली अपोजिट है। ये सेक्शंस क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि वो क्रेडिट जो सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों का मैच हो जाएगा उसे फाइनली अलाउ कर दिया जाएगा। और ये रूल उस आईटीसी को ब्लॉक करने की बात कर रहा है, मतलब ये इन सेक्शंस के डायगोनली अपोजिट है। तो कोई रूल जो रूल मेकिंग की पावर के स्कोप से बाहर हो, इट इज बैड इन द आईज ऑफ लॉ। अब बात करते हैं सेकंड इशू की कि क्या ये रूल नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स की कंफर्मिटी में है या नहीं। अभी हमने देखा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बिजनेसमैन का एसेट होता है, उसे ब्लॉक करना मतलब आप उसे उसकी प्रॉपर्टी यूज करने से रोक रहे हो, आप उसके फंडामेंटल राइट टू डू बिजनेस में इंटरफेयर कर रहे हो। और ये एक सेटल्ड लॉ है कि जब भी कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाए जिसका कोई एडवर्स कॉन्सिक्वेंस हो, तो वो एक्शन लेने से पहले आप कंसर्न्ड पर्सन को एक रीजनेबल हियरिंग दोगे। दैट इज गोल्डन रूल ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्टम। नो पर्सन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। लेकिन ये रूल 86A इस पर्सनल हियरिंग के प्रोविजन के रिगार्डिंग बिल्कुल साइलेंट है। ना तो यहां पर्सनल हियरिंग देने का प्रोविजन है और ना ही नहीं देने का, मतलब इस मैटर पर ये रूल कंप्लीटली साइलेंट है। लेकिन ये भी एक सेटल्ड लॉ है। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड कोई भी एडवर्स एक्शन लेने से पहले एग्जीक्यूटिव कंसर्न पर्सन को हियरिंग देगा। तो बेशक रूल साइलेंट हो तब भी कंसर्न पर्सन को हियरिंग दी जाएगी। इंटरेस्टिंगली लॉ में आपको हियरिंग देने के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं चाहिए, बल्कि हियरिंग ना देने के लिए आपको लॉ में स्पेसिफिक प्रोविजन चाहिए। तो ये रूल साइलेंट है, मतलब यहां हियरिंग दी जाएगी। अब हियरिंग भी दो तरह की होती है, प्री डिसीजनल हियरिंग और पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। जैसे कि सेक्शन 83 प्रोविजनल अटैचमेंट के केस में पोस्ट डिसीजनल हियरिंग का प्रोविजन है कि कंसर्न पर्सन विद इन 7 days ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। सो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि रूल 86A के केस में आपको डिसीजन लेने से पहले हियरिंग देनी होगी या आप ब्लॉक करने के बाद ऑब्जेक्शन सुनने से भी काम चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये इशू सेटल हो चुका है कि जहां पोस्ट डिसीजनल हियरिंग का प्रोविजन नहीं है, वहां आपको डिसीजन लेने से पहले ही
हियरिंग देनी होगी, क्योंकि एक बार डिसीजन ले लेने के बाद वो अथॉरिटी फंक्टस ऑफिशियो हो जाती है और बाद में पोस्ट डिसीजनल हियरिंग में बैठकर वो खुद ही अपने ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकती। तो जहां पर रूल साइलेंट है वहां कंसर्न पर्सन को प्री डिसीजनल हियरिंग दी जाएगी। उसका आईटीसी ब्लॉक करने से पहले उसे सुना जाएगा। अब थर्ड इशू है कि रूल 86A के अंडर प्रॉपर ऑफिसर को एक्ट करने का जुरिस्डिक्शन कब मिलेगा। इस रूल के अंडर क्रेडिट ब्लॉकेज की पावर एक डिस्क्रिशनरी पावर है जो जीएसटी ऑफिसर को दी गई है। अगर उस प्रॉपर ऑफिसर के पास रीजंस टू बिलीव है कि दैट पर्टिकुलर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड फ्रॉडुलेंटली, then he may block such credit। ये may वर्ड यहां सिग्निफाई करता है कि प्रॉपर ऑफिसर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, चाहे तो वो क्रेडिट ब्लॉक कर दे, चाहे तो ना करे। लेकिन लेजिस्लेचर जब भी एग्जीक्यूटिव को कोई डिस्क्रिशनरी पावर देता है तो वो अनकंट्रोल्ड और अनफेटर्ड नहीं होती। इस केस में भी यहां पर भी जो ब्लॉकेज की पावर दी गई है उसे उस ऑफिसर के रीजनेबल बिलीफ के साथ रिंग फेंस कर दिया गया है। तो ये प्रॉपर ऑफिसर के विम्स और फैंसीज पे नहीं डिपेंड होगा कि वो चाहे तो ब्लॉक करे, चाहे तो ना ब्लॉक करे। वो क्रेडिट तभी ब्लॉक कर सकता है जब वो ये रीजनेबल बिलीफ फॉर्म कर लेता है कि वो पर्टिकुलर क्रेडिट फ्रॉडुलेंटली अवेल किया गया है। ये रीजनेबल बिलीफ फ्रेज बहुत से स्टैट्यूट्स में बार बार यूज किया जाता है और वेरियस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ने इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अब तक कर लिया है, जिससे ये निकल कर आता है कि रीजन टू बिलीव is not equal to reason to suspect। ये mere suspicion से कुछ ज्यादा होता है। ये एक रीजनेबल और ऑनेस्ट मैन का बिलीफ होता है जो वो किसी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर फॉर्म करता है, और ये इंफॉर्मेशन भी रेलेवेंट होनी चाहिए विद द इश्यू एट हैंड। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन के बेस पर आप ये रीजनेबल बिलीफ फॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन क्या प्रॉपर ऑफिसर्स एक्चुअली हर केस में यहां पर रीजनेबल बिलीफ फॉर्म कर रहे हैं? क्या वो हर केस में अपना माइंड अप्लाई कर रहे हैं इस डिस्क्रिशन को यूज करने से पहले? प्रैक्टिकल रियलिटी कुछ और ही है। लेकिन प्रैक्टिकली ये पावर मैकेनिकली एक्सरसाइज करी जा रही है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी माइंड, और मैकेनिकली भी टू दैट एक्सटेंट कि एक सीनियर ऑफिसर एक डायरेक्शन इशू करता है टू फील्ड फॉर्मेशंस और अगले ही दिन हजारों टैक्स पेयर्स का क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाता है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी माइंड। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली हो क्या रहा है। एक प्रॉपर ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी टैक्सेबल पर्सन ने पास्ट में 2-3 साल पहले, लेट्स से 2017-18 में जो क्रेडिट अवेल किया था वो फ्रॉडुलेंटली अवेल किया था, वो इनएडमिसिबल क्रेडिट है। तो वो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आज उस टैक्सेबल पर्सन के क्रेडिट लेजर में जो भी क्रेडिट अवेलेबल है उसे ब्लॉक कर देता है। क्या 2-3 साल पहले अवेल किया गया क्रेडिट अभी तक चल रहा है? वो तो कब का यूज हो चुका है। एक प्रॉपर ऑफिसर को चाहिए कि वो
प्रेजेंटली अवेलेबल क्रेडिट तभी ब्लॉक कर सकता है जब उसके पास कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो जिसके बेसिस पर वो ये रीजनेबल बिलीफ फॉर्म कर सके कि आज जो क्रेडिट उसके लेजर में अवेलेबल है वो एग्जिस्टिंग क्रेडिट फ्रॉडुलेंटली अवेल किया गया है। पास्ट क्रेडिट के बारे में उस ऑफिसर के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो ये ब्लॉकिंग का डिसीजन लेने के लिए इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। एग्जिस्टिंग क्रेडिट तभी ब्लॉक किया जा सकता है जब वो क्रेडिट फ्रॉडुलेंटली अवेल किया गया, क्योंकि एक प्राइवेट इंडिविजुअल की डिस्क्रिशनरी पावर और पब्लिक अथॉरिटी की डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज करने में बहुत डिफरेंस होता है। एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, एक बाप है, उसके 2 बेटे हैं, एक से उसकी बिल्कुल नहीं बनती और एक के साथ उसका बहुत प्यार है, तो वो अपनी सारी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी उस दूसरे बेटे के नाम कर देता है। यहां वो पिता, एक प्राइवेट इंडिविजुअल, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर कैसे भी एक्सरसाइज करे, चाहे उस डिसीजन में इल विल हो, मलाइस हो, कुछ भी हो, लॉ में वो फिर भी वैलिड है। लेकिन एक पब्लिक अथॉरिटी कभी भी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर उस तरह से एक्सरसाइज नहीं कर सकती। उसके डिसीजन में कोई भी इलविल और मलाइस इंक्लूड नहीं हो सकता। एक पब्लिक अथॉरिटी को बिना किसी बायस के बिल्कुल रीजनेबल इंसान की तरह वो डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज करनी होगी। इसीलिए उसे यहां पर रीजनेबल बिलीफ के साथ रिंग फेंस कर दिया गया है। जब तक कोई रीजनेबल बिलीफ फॉर्म नहीं होगा तब तक वो इस डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो मान लेते हैं कि एक प्रॉपर ऑफिसर किसी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ये रीजनेबल बिलीफ फॉर्म कर लेता है कि जो प्रेजेंट क्रेडिट अवेलेबल है वो फ्रॉडुलेंटली अवेल किया गया है। उसके बाद ही उसको डिस्क्रिशन मिलती है कि वो उसे ब्लॉक करे या ना करे, अदरवाइज ही इज लैकिंग जुरिस्डिक्शन टू एक्सरसाइज दिस पावर। अब एक बार ये सेटल हो गया कि प्रॉपर ऑफिसर के पास ये डिस्क्रिशन है, तो नेक्स्ट इशू ये आता है कि वो इस डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज कैसे करेगा। आपको ये डिस्क्रिशनरी पावर रीजनेबली एक्सरसाइज करनी है। आप देखो, सबसे पहले तो क्या ये चार्ज सस्टेन करेंगे या नहीं करेंगे। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि वो चार्जेस सस्टेन करेंगे तो फिर ये देखो कि क्या टैक्स पेयर की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि वो फ्यूचर टैक्स ड्यूज को पे कर सकता है या नहीं। और लास्टली, अगर आपको ऐसा लगता है कि उस टैक्स पेयर की फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी नहीं है कि फ्यूचर में जो ड्यूज कंफर्म होंगे वो उन्हें पे कर सके और आपको रिवेन्यू का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करना है, तो भी किसी भी जल्दबाजी में उसके लिक्विड एसेट्स को ब्लॉक मत करिए, जैसे कि उसका बैंक अकाउंट या फिर उसका आईटीसी ब्लॉक करना। रादर गो आफ्टर हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको सेक्शन 83 के अंडर प्रपोजल भेजो। अदरवाइज वो जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी है ना, वो हो रही है। किसी भी कारण से अगर डिमांड सस्टेन नहीं करती है, लेकिन उस इंसान का आपने आईटीसी ब्लॉक कर रखा है, तो डेफिनेटली उसका बिजनेस तो बंद हो ही जाएगा। ये प्रोविजन एक्चुअली फ्लाई बाय नाइट टैक्स पेयर्स के लिए लाया गया था, जो जीएसटी सिस्टम की ना खामियों का फायदा उठाने के लिए पैदा हुए हैं। और मेरे हम्बल ओपिनियन में ये पावर उनके अगेंस्ट ही यूज करनी चाहिए। और इसी के साथ
हमने रूल 86A पे एक कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड डिस्कशन कर लिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये डिस्कशन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। I'll see you in the next video decoding a new topic. Till then, take care. Have a good day. Bye-bye.